लोग resides below poverty line. What is poverty line? What is poverty line? A line of distribution which divides population into two parts. That is your poor and non-poor. Line के ऊपर above poverty line, line के नीचे क्या? Below poverty line. तो बेटा ये सब कुछ कब होगा? Ultimately बेटा रूरल लाइफ की बात करें, रूरल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है? रूरल लाइफ का प्रॉब्लम इज व्हाट? पोवर्टी. ठीक है, रूरल लाइफ का प्रॉब्लम इज व्हाट? अंडर डेवलप्ड सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. रूरल लाइफ का प्रॉब्लम इज व्हाट? बेटा वहां पे एजुकेशन नहीं है. तो बेटा अगर यहां सब कुछ खर्चा किया जाए तो इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज किया जा सकता है क्या? अल्टीमेटली बेटा अगर मैं एजुकेशन पे खर्चा करें, इंफ्रा पे खर्चा करें, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पे खर्चा करें, तो क्या रूरल लाइफ का क्वालिटी चेंज किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है. तो बेटा अल्टीमेटली अगर मैं रूरल डेवलपमेंट की बात करूं, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? चेंज इन द क्वालिटी ऑफ रूरल लाइफ इज नोन एज व्हाट? रूरल डेवलपमेंट. क्लियर हुआ क्या बेटा? व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? चेंज इन द क्वालिटी ऑफ रूरल लाइफ इज नोन एज व्हाट? गाइस आंसर फटाफट. What is rural development? Change in the quality of rural's life is known as what? Rural development. बेटा क्वालिटी में कहाँ चेंज आएगा? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर ऑन पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. बेटा ऐसे बहुत सारी चीजें, उनकी क्वालिटी एस्पेक्ट के सारे वो एस्पेक्ट, उनकी क्वालिटी लाइफ के सारे वो एस्पेक्ट जिसके ऊपर एक्सपेंडिचर पॉसिबल हो पाए, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करो. अल्टीमेटली क्या होगा? रूरल डेवलपमेंट. क्लियर हुआ क्या? समझा क्या बोल रहा हूं? गाइस क्लियर हुआ क्या? जिस्ट क्लियर है चैप्टर का. जब तक बेटा उनकी क्वालिटी के ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं होगा, जब तक उनकी क्वालिटी को बेटर करने के लिए एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तब तक रूरल डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट. क्लियर हुआ? सॉर्टेड है बेटा. फिर से एक बार रीड कर रहा हूं, जिनके पास बुक नहीं थी कल, ठीक है, जितने मेजर पॉइंट्स है वहां से बिल्कुल टिक करते जाना और खत्म करना चैप्टर. चलो आ जाओ. ठीक है, अब गाइस यहां पे एक पहला पॉइंट दिया हुआ है. इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द पुअर पीपल लिव इन द रूरल एरियाज. अंडरलाइन. इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द पुअर पीपल, पेज नंबर 116, 116. In India, majority of the poor people live in India rural areas where they do not access the basic necessity of the life. Around 22% of the India's population. Guys, ये आपका पहला पॉइंट अंडरलाइन करने के लिए, around 22% of the India's population resides below poverty line. आपका फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट, agriculture with the maximum share in a rural economy has grown and merge rate of 2.7%. यार डक्ट ऑन कर दो वहां से. बोलते हैं कार्तिक रुचि को डक्ट ऑन. Yes, 22% of the total population still live below poverty line. After agriculture, maximum share of rural economy has grown and merged with the 2.7% of the last 50 years. And during 2007 to 2012, agriculture output has grown 3.2%. Guys, 2017 to 12, agriculture output has grown by 3.2%. Guys, ये important figure and information है. Next, moreover, the economic reforms 1991, the growth rate of agriculture sector is this accelerated to the 3% per annum during 1991 to 2012, which was lower than earlier years. Meaning of rural development. अब guys, what is rural development? Rural development refers to continuous and comprehensive social economic process. What is rural development? Rural development refers to what? Continuous and comprehensive social economic process attempting to improve all aspects of rural life. Guys, what is rural development? It refers to what? Continuous and comprehensive socio-economic process attempting to improve all aspects of rural life. Clear हुआ? Guys, ये इतना important है. उसके बाद next, process of rural development. Rural development कैसे possible है बेटा? First, rural development aims at comprehensive change in the improvement of rural life in the all aspects. Some of the areas which are challenging and need a fresh initiatives for the development of India's include development of human resource. गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करूं रूरल डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है गाइस, बहुत सिंपल सी बात है. व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स? एज इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है बेटा, इंडिया के पास पॉपुलेशन है, बट इंडिया के पास पूरा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है क्या? ठीक है, इंडिया के पास ह्यूमन तो है, बट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है क्या? मतलब इंडिया के पास जितने लोग हैं सारे के सारे स्किल्स हैं क्या? नहीं. बट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट. जब तक बेटा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता तब तक इंडिया डेवलप हो सकता है क्या? नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज पॉसिबल
आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है. द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड्स टू बी इंप्रूव थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग मेजर्स फॉर द प्रॉपर अटेंशन टुवर्ड्स लिटरेसी. ठीक है. व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया राइट नाउ? लिटरेसी रेट क्या है इंडिया का? लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया. यस नमन, लिटरेसी रेट क्या है इंडिया का? हाँ सोच रहा है कितना? ये केरला का है. केरला का 92% है. यस. लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया. India's literacy rate is 75%. Kerala has achieved literacy rate of 93%. Bihar is the least illiterate state in India with a literacy rate of 63.82%. India's literacy rate is 75%. बढ़ गया इंडिया का लिटरेसी रेट. ठीक है, बट तो भी कम है इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से. एंड गाइस डू यू नो इंडिया में लिटरेसी रेट की लिटरेसी का डेफिनेशन क्या है? क्या? हाँ, पीपल हु आर. अच्छा, नमन के हिसाब से ही इज इलिटरेट. इंडिया का लिटरेसी रेट का डेफिनेशन है जो बंदा अपना नाम लिख सकता है, जो अंगूठा टेक नहीं है, वो सब लोग लिटरेट है. फिर भी 75%, मतलब 25% लोग आज भी अंगूठा लगाते हैं जहां पे साइन करना होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है गाइस, बहुत सिंपल सी बात. इफ यू आर एबल एंड रीड टू राइट वन लैंग्वेज एट लीस्ट यू आर नोन एज लिटरेट. अगर आप साइन कर सकते हो तो आप लिटरेट हो. आप अंगूठा नहीं लगाते तो आप इलिटरेट हो. इंडिया में वही इलिटरेट है जो सब अंगूठा लगाता है. जहां आप अंगूठा लगा रहे हो वहां आप इलिटरेट हो. सॉरी, माइट मिस्टेक. ठीक है, जो अंगूठा लगा रहा है वो सारे इलिटरेट और जो अंगूठा नहीं लगा रहे वो सारे लिटरेट. अंगूठा नहीं लगाने के बाद भी 75% का ही है. तो लिटरेसी छोड़ो, इंडिया में कितने लोग एडुकेटेड हैं वो अलग है. लिटरेसी छोड़ो इंडिया का. ठीक है, 20% होगा. Primary enrollment in primary education, private enrollment in primary education 34.8%. प्राइमरी एजुकेशन कहां तक होता है? प्राइमरी 10 तक, 6 तक, 8 तक, 10 तक. कहां तक है प्राइमरी? और सेकेंडरी बोर्ड? सेकेंडरी बोर्ड इज 10th. और 12 क्या है फिर? हायर सेकेंडरी. ठीक है, प्राइमरी बोर्ड इंडिया में है 34.8% का. 34.8% का प्राइमरी इनरोलमेंट. ठीक है, सेकेंडरी तो छोड़ दो फिर. चलो सेकेंडरी भी चेक ही कर लेते हैं. एक मिनट. प्राइवेट प्राइमरी एजुकेशन एनरोलमेंट गवर्नमेंट कितना होगा? गवर्नमेंट तो उस लोग जाते ही नहीं है. प्राइमरी मिनिस्ट्री एजुकेशन का ये इंफॉर्मेशन है. According to 2011 census, about 73% of population was literate, with 81% of males and 65% of females. यहां ध्यान दो बेटा. According to 2011 census, 2021 का आना बाकी है. According to 2011 census, 73% of the population was literate, 81% of males, 65% of females. Education in India, Ministry of Education, primary education बेटा यहाँ पे दिया हुआ 95%. ठीक है, ये प्राइमरी एजुकेशन इज, यस, प्राइमरी एजुकेशन इज 95%, सेकेंडरी एजुकेशन इज 69%, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इज 25%. भाई देखें,
ठीक है, तो भी कम है। चलो भाई यहां ध्यान दो। Yes. So rural development aims at a comprehensive change and improvement of rural life in all aspects. Some of the areas which are challenging the needs of fresh initiatives for the development of India. Development of human resource. The quality of human resource need to be improved through the following measures. First, proper attention towards what? Literacy, especially on the female literacy. Yes. Especially on the female literacy, education and skill development is a education and skill development and better health facility for the physical growth. Guys, इंडिया में physical growth is also important because बहुत सारे लोग इंडिया में कुपोषित पैदा होते हैं या कुपोषण का शिकार होते हैं, malnourished होते हैं. तो ultimately guys, India need to focus on human resource literacy as well as what? Physical growth. ठीक है, physical growth in both aspects. ठीक है, Naman. Next, development of infrastructure. But next is what? Development of infrastructure, improvement in electricity, irrigation facilities, credit marketing and transport facilities include construction of village roads and feeder roads to nearby highways. Guys, infrastructure is also basic necessity of rural areas. अगर बड़ा infrastructure होगा तो क्या rural areas में जो industry develop होगी उनको कुछ support मिलेगा क्या? ठीक है, अगर बड़े रूरल एरिया में छोटी मोटी इंडस्ट्री और उनके पास अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है तो क्या गांव से माल शहर तक आ सकता है क्या? पॉसिबल है, और भी जल्दी पॉसिबल है. बड़ा अल्टीमेटली व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो इंपॉर्टेंट, साथ साथ में ह्यूमन रिसोर्स के साथ. सो इंप्रूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज. अब गाइस, क्रेडिट मार्केटिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट. क्रेडिट भी और मार्केटिंग भी. व्हाट आर द क्रेडिट फैसिलिटीज? रूरल एरिया के पास क्रेडिट फैसिलिटीज है क्या? नहीं है. मतलब रूरल एरिया, गांव के लोगों को लोन मिलता ही नहीं है. इंडिया में गांव के लोगों के लिए सिर्फ एक ही बैंक बनाई गई है, दैट इज व्हाट? नबार्ड. पता है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट. नबार्ड याद है क्या? नबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, उसके बाद इंप्रूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन विलेज रोड्स एंड बेटर फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंफॉर्मेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स. अब गाइस, व्हाट इज मीन बाय लैंड रिफॉर्म्स? कुछ याद है? अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लैंड रिफॉर्म्स. व्हाट इज लैंड रिफॉर्म्स? चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड इज नोन एज व्हाट? लैंड रिफॉर्म्स. बट आप इंडिया में कैसा होता है? फीडर रोड्स, जो उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, जो गांव से शहर तक पहुंचाए. फीडर रूट्स, एक जगह से आपको दूसरी जगह फीड कर दे. फीडर रूट्स. ठीक है, गांव से रोड निकल के हाईवे टच होना चाहिए, फीडर रोड से ही सारे. नेक्स्ट, लैंड रिफॉर्म. अब बेटा व्हाट इज लैंड रिफॉर्म्स? इंडिया का सिस्टम कैसा है? इंडिया में जितने भी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, मोस्टली लोग टेनेंट्स हैं. अब टेनेंट्स मतलब क्या? खेत किसी और का, काम कोई और करता है. ठीक है, मतलब किसके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं और किसके पास जमीन ही नहीं है. तो गाइस, लैंड रिफॉर्म्स आया था इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में. ठीक है, अब लैंड रिफॉर्म्स क्या बोलता है? चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड. और उसमें एक और कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया था, लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग याद है क्या? व्हाट इज लैंड सीलिंग? Land ceiling refers to an individual can only hold a particular amount of land. If we have more than that, that will belong to landless people. For example, कार्तिक के पास 10,000 स्क्वायर फुट जमीन है, being a farmer, and स्नेहा के पास जमीन ही नहीं है. तो क्या होगा? कार्तिक को 5,000, स्नेहा को 5,000. This is known as land ceiling. An individual can only hold a particular amount of land. If we have a more than that, that will belong to what? Landless people. This is what? Land ceiling. अब लैंड रिफॉर्म्स आया इंडिया में. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर टेनेंट सिस्टम हट जाएगा, जमींदारी सिस्टम हट जाएगा, तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव करेगा? क्या करेगा? बिकॉज मेरी खुद की जमीन में जितना चाहे उतना कल्टीवेशन कर सकता हूं. मैं किसी पास टेनेंट हूं तो कितना ही प्रोडक्शन करूंगा. इंसेंटिव से कुछ मोटिवेशन है क्या? नहीं है. तो इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. लैंड रिफॉर्म्स इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव: elimination of exploitation in the land relationship and exploitation of the goal and the land tillers. What are the tillers? Who are the tillers? Farmers are the tillers. बेटा जो उसके ऊपर जो tenants हैं, that are known as what? Tillers. उसके बाद improvement of socio-economic condition of the rural and the poor and within the land base, increasing the agriculture productivity and production. Ultimately बेटा क्या? land reform होना चाहिए और ultimately जो अपना लैंड के पास बहुत सारी फैसिलिटीज है, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स, केमिकल, फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चर रिसर्च इज आल्सो इंपॉर्टेंट. अब तक बड़ा इंडिया में एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता. इंडिया में कितने ही कॉलेजेस है एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स के? नागपुर में है क्या?
एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का कोई स्कूल? महाराज बाग देखा है? ठीक है। कृषि विद्यालय, इंडिया में कितने कृषि विद्यालय हैं जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए रिसर्च किया जाता है? नागपुर में सिर्फ एक ही है। ठीक है, बर्डी स्क्वायर पे जाओगे, वैरायटी स्क्वायर स्ट्रेट धर्मपेट रोड जाता है, कृषि विद्यालय एक ही। नागपुर में सिर्फ एक ही रिसर्च सेंटर है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रिसर्च इंपॉर्टेंट है, वो भी तो सोना है। इंडिया का एग्रीकल्चर सोना है, बिकॉज बहुत बड़ा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे। हम लोग ऐसा बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं बट प्रोड्यूस करते ही नहीं, बिकॉज रिसर्च ही नहीं होता है। नो वन वांट टू इन्वॉल्व देयरसेल्फ इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, इंडिया में कोई चाहता ही नहीं है। किसने बोला है कि मैं एमबीए करूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैं एमबीए करूंगा फाइनेंस में, एमबीए करूंगा मार्केटिंग में? कोई बोलता है एमबीए करूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एमबीए होता है। एमबीए का 128 स्पेशलाइजेशन होता है, एग्रीकल्चर उसका एक पार्ट है। तो यू कैन डू एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एमबीए, बट किसी को दिखता ही नहीं, एग्रीकल्चर में स्कोप ही नहीं है भाई। खेती बाड़ी थोड़ी ना करूंगा, अब भाई तो रिसर्च करना है लैब में बैठ के। लोगों को लगता है एग्रीकल्चर इज व्हाट, खेती बाड़ी करना पड़ता है, सुबह लुंगी पहनो और जाओ खेत में। ऐसा कुछ ही नहीं होता भाई। एग्रीकल्चर बहुत इंप्रूव हो चुका है इंडिया का, घर बैठे भी खेती होती है। ठीक है, टेनेंट्स होते हैं ना, उनको काम करवाना पड़ता है, लेबर्स को काम करवाना पड़ता है। यस, नेक्स्ट बेटा, उसके बाद व्हाट, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। अब व्हाट इज एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी बेटा? अपने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पढ़े थे। व्हाट इज पॉवर्टी एंड हु इज पुअर? Guys, who is poor? A person who is unable to fulfill the basic needs of life is known as what? Poor. Basic needs में two parts, urban poor and rural poor. Who is urban poor? Who is unable to meet the basic consumption of 2100 calories. Rural area में 2400 calories. गांव का करीब 2400 कैलोरीज, शहर का करीब 2100 कैलोरीज। 21 in the case of urban areas, 24 in the case of rural areas. तो बेटा उसमें दो पॉवर्टी थी, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी? व्हिच इज अराइजेस ड्यू टू कंपैरिजन। याद है क्या कार्तिक? व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी? रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू पॉवर्टी व्हिच इज अराइजेस ड्यू टू व्हाट? कंपैरिजन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन व्हिच कैन बी एराडिकेटेड। रिलेटिव पॉवर्टी खत्म हो सकती है क्या? नहीं, बट एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी एराडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। इंडिया को बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ऑप्ट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू रिड्यूस व्हाट? पॉवर्टी। दैट इज योर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। Yes, so elevation of the poverty, as stated earlier, around 30% of total population is still below poverty line. बेटा पहले 22% बोला था ना इन्होंने। So there is a serious need of taking the serious step for the elevation of poverty and bringing significant improvement in the living condition and the weaker section. Development of productive resources. अब guys poverty कैसे elevate कर सकते हो गाँव में? कैसे एलिवेट कर सकते हो? प्रोडक्शन हाउसेस लगा के। या तो बेटा वहां पे कुछ प्रोग्राम्स लेके आओ, लाइक एमजी नरेगा। एमजी नरेगा याद है क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या करता है ये एक्ट? 100 डेज का गारंटी रूरल एरियाज में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जैसा नाम वैसा काम। ये क्या करता है? ये आपको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी का, कहां पे? रूरल एरियाज में। कितने दिन का? 100 दिन का। एमजी नरेगा नेशनल, पूरे इंडिया में। रूरल मतलब क्या? सिर्फ गांव के लोगों को। एम्प्लॉयमेंट का गारंटी कितने दिन का? 100 दिन का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब गाइस यहां पे लिखा हुआ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ ईच लोकेलिटी। नेक्स्ट बेटा प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब गाइस यहां पे आओ, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मेरे को एक बात बताओ, किसी भी चीज की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या लगता है? क्या लगता है? पैसा। ठीक है, पैसा। किसी भी चीज की क्वालिटी को इंप्रूव करने क्या लगता है? पैसा। अब ये प्रीमाइसेस थोड़ा सा रिनोवेट भी करना हो कुछ टाइम के बाद तो क्या लगेगा? पैसा। हर चीज को मेंटेन करने के लिए लगता है पैसा। एज सिंपल एज दैट। गौर गोपाल दास भी बोलते हैं, ठीक है, in order to maintain everything it requires maintenance, right? ठीक है, तो गाइस मेंटेनेंस लगता है। फॉर मेंटेनेंस इज व्हाट? क्रेडिट। मतलब क्या? पैसा। तो गाइस प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या बोलता है? एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी। ठीक है, अब पैसा क्या बेटा? क्रेडिट लगता है। किसको क्रेडिट लगेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रेडिट चाहिए, हॉस्पिटल्स को क्रेडिट चाहिए। तो बेटा ये सब क्रेडिट कहां से आएगा? बैंकिंग सेक्टर से आएगा, गवर्नमेंट से आएगा। जब भी गवर्नमेंट पैसा खर्चा करेगी इन सबके सेक्टर्स के ऊपर, क्या होगा? इट विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ व्हाट? रूरल लाइफ। यस, आ जाओ। रूरल क्रेडिट की बात करें बेटा,
growth of the rural economy is depends on timely infusion of the capital to realize the higher productive in the agriculture and non-agriculture sector. Guys, इसको underline करो पहले point को. Growth of rural economy. पूरी की पूरी growth किसके ऊपर depend करती है? किसके ऊपर depend करती है? Timely infusion of capital. Introduction of capital. ठीक है. Introduction of capital and non-agriculture sector. In agriculture, farmers are strong in a need of credit due to the long time gap between crop sowing and realization of income. ठीक है. अब farmers के पास farmer फसल कब डालता है और पैसा कब आता है? पता है टेन्योर क्या होता होगा? फसल डालने का और पैसा आने का अराउंड 6 to 8 months. ठीक है. एक सीजन में फसल डालेगा, फसल उगाएगा, काटेगा, मार्केट में बेचेगा उधार पे, फिर वैसा वापस आएगा. ठीक है. तो मेरे को एक बात बताओ, अगर फार्मर एक बार में अपना पूरा वर्किंग कैपिटल फंसा दे, ये तो वर्किंग कैपिटल बेटा उसका, तो दूसरी बार फसल कब करेगा और उसके लिए पैसा कहां से आएगा? अब वो फार्मर है, उसको लोन मिलता है क्या? नहीं. तो बेटा अल्टीमेटली इनके लिए क्रेडिट रिक्वायर्ड है. तो फार्मर अपनी पूरी सीजन में शायद सिर्फ एक बार खेती कर पाता होगा. अगर कोई रईस फार्मर है तो एक बार हुआ कटी फसल, दूसरी बार फिर से पैसा लगाओ और फिर से फसल लेके आओ. बट ये सबके साथ पॉसिबल है क्या? नहीं. एक फार्मर अपने पूरे साल में शायद सिर्फ एक ही बार खेती कर पा रहा है, बट उस खेती का कैपेसिटी 4 बार का या 3 बार का, बट किया कितनी बार? एक बार. ड्यू टू लैक ऑफ व्हाट? कैपिटल. ठीक है. अगर कैपिटल होता है वो 3-4 बार फसल करता और उतना ही अच्छा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होता. पर अल्टीमेटली क्या 4 फार्मर्स है जिनको एक्चुअली बड़ा इनकम मिलता, बड़ा इनकम मिला क्या? नहीं. ड्यू टू लैक ऑफ व्हाट? कैपिटल. ठीक है. चलो. So in agriculture, farmers are strong need of credit due to long time gap between crop sowing and realization of income. Farmers borrow from the various sources to meet initial investment on seeds, fertilizers, implements and other family expenses of the marriage, death, religious ceremonies, etc. So the credit is one of the most important factors which contribute to the agriculture production, and efficient and effective rural credit delivery system is a crucial for raising the agriculture productivity income. ठीक है गाइस, अल्टीमेटली इसके बोलने का मतलब है जब तक पैसा जाएगा नहीं तो पैसा आएगा कैसे? ठीक है गाइस, इट्स वेरी सिंपल. इनफ्लो है तो आउटफ्लो है और आउटफ्लो है तो इनफ्लो है. इट्स अगेन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपेंडिचर नहीं है तो कैन यू एक्सपेक्ट द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर? प्लीज डोंट एक्सपेक्ट. एज सिंपल एज दैट. धंधे में पैसा लगाऊंगा तो पैसा आएगा. ठीक है. तुमको पता है स्टॉक मार्केट का सिंपल सा रूल है, पैसा पैसे को खींचता है. हाँ कि ना? ठीक है. आज सुबह इतनी बुरी किस्मत. ठीक है. मार्केट अच्छा खुलता और अच्छा खुला भी. ठीक है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग 8 बजे मैं कुछ इन्वेस्ट कर रहा था, बट मार्केट बंद होता 9:15 बजे खुलता है. ठीक है. इट वॉज अ कॉल ऑप्शन. आज निफ्टी सुबह 17,690 पे था. ठीक है. आई वॉज टेकिंग कॉल, दैट इज सीई कॉल ऑप्शन. ठीक है. आई वॉज टेकिंग कॉल कि निफ्टी ये थर्सडे तक, कमिंग थर्सडे दैट इज 23rd of September, निफ्टी आराम से 17,800 जाएगा. ये मेरा बिट था सट्टा बाजार. ठीक है. ये मेरा बिट था कि 17,800 तक जा सकता है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है. ठीक है. तो यहां पे 50 का एक स्लॉट मिल रहा था. ये मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि 41 रुपीज 0.5 का एक स्लॉट था, मतलब एक शेयर 41.5 का. ठीक है. 50 परचेस करने थे, बट मैं 8:15 बजे था, वो 41 का था. ठीक है. मैंने AMO में डाल दिया था. AMO स्टैंड्स फॉर आफ्टर मार्केट ऑपरेशंस या आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, मतलब मार्केट खुलने का है ना. मैं जैसे ही डाला, बट 9:15 बजे मुझे स्लॉट नहीं मिला और मार्केट सीधा खुला ही 70 पॉइंट्स अप. एंड ये जो 41 का था ये सीधा ओपन हुआ है 196 रुपीज पे. 41 का था, मैं कहा 50 का भी एक स्लॉट मिलता तो आज दिन भर का खर्चा निकल जाता आराम से. सीधा 196 पे ओपन हुआ. मैं छोड़, नहीं मिला. फिर मैंने 196 पे परचेस नहीं किया, मैं ये बहुत महंगा है, मगर शाम तक 200 का जाए 300 का जाए फर्क नहीं पड़ रहा, बट 196 पे परचेस नहीं करूंगा फॉर श्योर. बट आज वो अभी 256 पे आ गया शाम आते आते. बट ठीक है, दर्द हुआ बहुत, बट ठीक है, चलता है. कॉल ऑप्शन 17,800 का कॉल ऑप्शन था. ठीक है. सट्टा बाजार, ये कॉल और पुट सट्टा होता है. ठीक है. तो 196 पे आया, अभी 256 पे चल रहा है मार्केट बंद होते होते. ठीक है.
तो आज थोड़ी स्ट्रेटेजी समझे कि मार्केट उठता है कैसे और बंद कैसे होता है। एक कुछ तो रिलेशन है, कभी समझाऊंगा। सिंगापुर के हिसाब से इंडिया का मार्केट चलता है, डाउ जोन्स भी, और जो निफ्टी है वो सिंगापुर के हिसाब चल रहा है अभी करंटली। जैसा सिंगापुर का मार्केट चल रहा है वैसे इंडिया का मार्केट चल रहा है, ठीक है। कल सिंगापुर का मार्केट थोड़ा सा हायर क्लोज हुआ था, तो आज इंडिया का मार्केट हायर ओपन हुआ है, 70 पॉइंट्स अप ओपन हुआ। एक्सपेक्टेशन थी, प्रणय और मैं बैठे थे सुबह, और प्रणय ने बोला सर एग्जैक्ट 70 पॉइंट्स अप ओपन होगा, और एग्जैक्ट 70 पॉइंट्स अप ओपन हुआ था मिड गैप पे। तो एग्जैक्ट 70 पॉइंट्स अप ओपन हुआ था एंड वो सीधा 190 फिर 156 पे ओपन हुआ। दर्द हुआ बहुत, ठीक है। 41 का 156 डायरेक्ट 110% प्लस। यस गाइस, यहां ध्यान दो। नेक्स्ट आ दो बेटा। अब बेटा इंडिया में जो रूरल एरियाज के जो सोर्सेस हैं, थोड़ा सा कभी टाइम मिले तो सीखना कुछ चीजें खुद से स्टॉक मार्केट में, ठीक है। ज्यादा समझ में आती है जब खुद से सीखते हो तो। थोड़े से इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं जो एडवाइस देते हैं क्या क्या होता है मार्केट में, मार्केट के हिसाब से अपडेट रहो। कौन कौन प्रांजल? वो टिप्स देती है? अच्छा अच्छा, टिप्स देता है, देती है तो नहीं क्या बोला? बोलना देता है। और कौन शेयर करता है भाई टिप्स? टिप्स शेयर करता है? चलो गाइस नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। आज बोलना मत सर, रुको मैं पढ़ाते रहूंगा। यस, सोर्सेस, चुप रहे। सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट, जब तक मैं क्लास खत्म नहीं करूंगा तब तक क्लास खत्म नहीं होगी। तुम्हारे हिसाब से हर रोज क्लास खत्म नहीं होगी, करता हूं रोज खत्म, आज मैं अपने हिसाब से खत्म करूंगा। चलो, सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट गाइस, विद अ ग्रोइंग मॉडर्नाइजेशन। यहां देखो मैं एक बेटा, प्लीज बारिश बंद हो गई है, टेंशन मत लो, ठीक है। सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट विद द ग्रोइंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। गाइस व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, याद है क्या? व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? यस कार्तिक बोल, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? किसी को डेफिनेशन याद है क्या ग्रीन रेवोल्यूशन का? नमन, डेफिनेशन याद है ग्रीन रेवोल्यूशन का? बस वही है ग्रीन रेवोल्यूशन। Green revolution refers to sudden and spectrum increase in the growth of agriculture sector due to the use of HYV seeds। ठीक है, ठीक है, थोड़ा HYV सडन एंड स्पेक्ट्रम इंक्रीज हुआ था, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स। अब मेरे को एक बात बताओ, HYV सीड जब भी इंट्रोड्यूस भी हुआ था तो HYV सीड्स का प्लान उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था पूरे इंडिया में। क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज HYV सीड्स, पहली बात तो सीड्स महंगे थे, दूसरी बात जो HYV सीड्स थे इनको बहुत ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी, बहुत ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड था। तो HYV सीड्स वही इंट्रोड्यूस हो पाया जहां पे बहुत अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज है, ठीक है। जैसे पंजाब में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो पंजाब में अच्छा खासा इंट्रोड्यूस हुआ था, बट बाकी कुछ ही स्टेट में फर्स्ट फेज में आपको ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया था, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के दो फेजेस थे, 60s to 70 एक फेज और 70 to 80 का एक फेज, ठीक है। चलो आ जाओ, अंडरलाइन करो बेटा बुक में, विद द ग्रोइंग मॉडर्नाइजेशन। यस अंडरलाइन करो बेटा, विद द ग्रोइंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट हैड आल्सो इंक्रीज। गाइस यहां पे बोलने का मतलब है अल्टीमेटली में जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज हुआ तो जितने भी सीड्स थे वो महंगे थे, ठीक है। उसके बाद बेटा HYV सीड्स को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने के लिए, प्रॉपर्ली उसको यूटिलाइज करने के लिए यू रिक्वायर हाईली इरिगेशन फैसिलिटीज। तो बेटा इरिगेशन फैसिलिटी भी तब इंट्रोड्यूस करो जब पैसा होगा, जब पैसा ही नहीं होगा तो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज लेके आ पाओगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्रेडिट की नीड्स बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? बिकॉज ऑफ यू वांट टू यूज द HYV सीड्स, यू नीड अ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी। सो
With a growing modernization agriculture during post-green revolution period, the requirement of agriculture credit had also increased in the recent years. Broadly, there are two sources from which the farmers can raise the loan. ठीक है बेटा, फार्मर्स के पास सिर्फ दो सोर्सेस है, एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स. मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज मीन बाय इंस्टीट्यूशनल सोर्स? बैंक से पैसा लिया तो इंस्टीट्यूशन, में से लिया तो नॉन इंस्टीट्यूशन. ये क्या है? ब्याज का पैसा, मुनीम जी से पैसा लिया. ठीक है बेटा, बैंक के पास दो सोर्सेस है या फार्मर्स के पास दो सोर्सेस है, दैट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्स. सो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में बात करते हैं मनी लेंडर्स, relatives, traders, cooperative credits, land development banks and commercial banks credit. उसके बाद commission agent, rich landlords, regional rural banks, the government, NABARD and self help group. ठीक है गाइस, ये सारे इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अवेलेबल है किसके पास? फार्मर्स के पास, इन ऑर्डर टू रेज द फंड्स. उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में बात करते हैं. ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में आपका फर्स्ट है मनी लेंडर्स. Who are the money lenders? ब्याज वाले लोग. ठीक है, जो ब्याज पैसा देते हैं, that is called money lenders. अब guys, non-institutional sources have been traditional source of agriculture credit in India. The major non-institutional sources are money lenders. From the very beginning, money lenders have been advancing the major share of farm credit, the peasant and exploited through the exorbitant and very high rate of interest. Quite frequently their accounts are manipulated without their knowledge. अब पता कैसा होता है मनी लेंडर का सिस्टम इंडिया में? फार्मर क्यों नहीं प्रेफर करते हैं? बिकॉज मनी लेंडर अलग काम करते हैं. पता है कैसे? ठीक है, अब जो अपने फार्मर्स है वो लिटरेट है क्या? नहीं है. ठीक है, अब फार्मर भाई साहब मेरे पास आया, उसने मेरे को बोला कि 2 लाख रुपए चाहिए ठाकुर जी. ठीक है, ठाकुर जी ने बोला ठीक है भाई 2 लाख रुपए दे देंगे. अब 2 लाख रुपए कब देंगे? बोलेंगे आप अपनी खेती के कागज मेरे पास लेके आओ. ठीक है, आप खेती का तिथि पुराण उसके पास लेके गए. ठीक है, तिथि पुराण इज व्हाट? पेपर्स. ठीक है, आप खेती का पूरा तिथि पुराण भाई साहब के पास लेके गए एंड भाई साहब ने कोर्ट से ऑलरेडी, ठाकुर जी है ना, ठीक है, अब ठाकुर जी ने ऑलरेडी 500 रुपए के